Good evening, students. Students, welcome to the SP Smart School. Students, as you know, आपका अकाउंट्स का एग्ज़ाम जो है अब आने वाला है, तो आपकी हेल्प के लिए 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बच्चे, आपके साथ मैं आज सेट एक्स डिस्कस करूँगा 2024 प्रीवियस ईयर पेपर अकाउंट्स क्लास 11th। तो सबसे पहले बच्चे हमें ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है सैलरी पे टू एम्प्लॉयज़ इज़, जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं तो वो हमें पता होता है कि सैलरी कोई भी खर्चे होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। ठीक है, कोई भी इनकम होगी या एक्सपेंस होंगे वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे, तो इसका आंसर सी पार्ट होगा। नेक्स्ट, मशीन अकाउंट इज़, तो मशीन हमें पता ही है कि एसेट्स होते हैं, एसेट्स जो होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट में आते हैं, तो इसका आंसर बी पार्ट होगा, रियल अकाउंट। फिर पूछा गया हुआ करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, तो करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन हमें पता है कि एसेट्स जो होते हैं वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होते हैं, तो इसका ए पार्ट आंसर होगा। थर्ड, जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो है वो है परचेज बुक इज़, तो हमें पता है कि परचेज बुक सब्सिडरी बुक होती है। परचेज बुक होगी, सेल बुक होगी, कैश बुक होगी, सब्सिडरी बुक में आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट पूछा गया हुआ है इन स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रीसिएशन इज़, तो डेप्रीसिएशन हमें पता है कि फिक्स होती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीसिएशन का अमाउंट जो होता है वो चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है। फिर पूछा डेप्रीसिएशन अकाउंट इज़, डेप्रीसिएशन अकाउंट हमें पता है कि नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि खर्चे जो भी होंगे, लॉसेज जो भी होंगे वो नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंस हमें पता होता है कि एसेट्स होते हैं, क्योंकि जो खर्चे हम पहले एडवांस में पे कर देते हैं उसका बेनिफिट हमें बाद में मिलेगा, तो वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट्स हो गए। लास्ट ऑब्जेक्टिव था बच्चे बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ, तो हमें पता है बैलेंस शीट जो होती है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की स्टेटमेंट होती है। अब सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो देखिए बच्चे, जर्नल एंट्रीज पास करनी थी। फर्स्ट जर्नल एंट्री है रहीम स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश, तो हमें पता है कि क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड, गुड्स सोल्ड टू मोहम्मद असलम ₹10,000, तो गुड्स सोल्ड किए मोहम्मद असलम को, वो भी उधार पे किए हैं, तो मोहम्मद असलम से अकाउंट्स भी लिख सकते हैं या मोहम्मद असलम भी लिख सकते हैं। मोहम्मद असलम से अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, एंट्री पास की है। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहम्मद इमरान 20,000, तो गुड्स परचेज किए मोहम्मद इमरान से, तो एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डी आर टू मोहम्मद इमरान 20,000, तो ठीक एंट्री इस सिक्स से पास करनी है। अब मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ सोल्यूशन भी बताता रहता हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कैश बुक का, अब ये हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन था, तो इसमें पूछा गया हुआ है कि परचेज बिजनेस विद कैश, फिर सोल्ड गुड्स, तो हमें पता है कि कैश बुक में हमने क्या करना होता है, सिर्फ कैश की एंट्री लेनी होती हैं, क्रेडिट की एंट्री लेनी होती है, और कैश हमें पता है कि रियल अकाउंट में आती है, तो इसका मतलब जो कैश हमारे पास आएगी वो प्लस डेबिट साइड लिखनी है, और जो कैश जाएगी वो हमने क्रेडिट साइड लिखनी है। तो सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश, इसका मतलब क्रेडिट साइड आएगी। फर्स्ट जो थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये डेबिट साइड आएगा। फिर सोल्ड गुड्स टू मोहम्मद इब्राहिम 2,000 रुपीज़, ये एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ये क्रेडिट की एंट्री है। फिर पेड सैलरीज टू वर्कर, ये क्रेडिट साइड आएगी क्योंकि कैश गई है हमसे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश आई है तो डेबिट साइड आएगी। रेंट पेड, ये क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि कैश गई है यहाँ से। तो हमने फॉर्मेट बनाया डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, तो बच्चे जनवरी 1 की मैंने कैपिटल की एंट्री पास कर दी। जैसे मैंने आपको बताया था कि परचेज गुड्स हमारा क्रेडिट साइड आएगा, ये एंट्री नहीं आएगी। सैलरी पेड क्रेडिट साइड आएगी। गुड्स सोल्ड किए हैं तो डेबिट साइड आएंगे। रेंट पे किया तो क्रेडिट साइड आएगा। फिर हमने टोटल किया बैलेंस का, तो ये आया 1,01,000 में से ये अमाउंट माइनस किया, हमारे पास 80,000 बैलेंस का एड डाउन आ गया। तो उसी मंथ की हमने लास्ट डेट ले लेनी है जनवरी 31, तो इसको हमने ब्रॉड डाउन कर देना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 80,000 रुपीज़। अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन में 11th, वो मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया हुआ है। एक्यूड इनकम क्या होती है, तो एक्यूड इनकम हमें पता होता है वो इनकम होती है जो अर्न कर ली है पर अभी रिसीव करनी है। तो एक्यूड इनकम आर दोज इनकम विच हैव बीन अर्न ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर बट हैव नॉट बीन रिसीव, जो रिसीव नहीं की है, ठीक है, तो उस इनकम को हम एक्यूड इनकम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल कमीशन रिसीवेबल या इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, तो एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, तो हमें पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम फिक्स एसेट जो है परचेज करते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में उनको मेंटेनेंस का के खर्चे में जो खर्चे आते हैं या उनको मेंटेन करने में जो खर्चे आते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेन करता है अर्निंग कैपेसिटी को। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है हमें विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर मिल जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो होते हैं, या डेबिट साइड शो होंगे या क्रेडिट साइड शो होंगे। ये डेबिट साइड ही शो होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है ना, क्रेडिट साइड ही शो होंगे, डेबिट साइड ही शो होंगे। फिर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो नॉन रेकरिंग नेचर होते हैं, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो रेकरिंग नेचर होते हैं। तो एग्जांपल्स अगर बात की जाए तो बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की जाए सैलरी कैरेज। तो इसके हमने कोई 3-4 पॉइंट्स लिखने थे, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। सेक्शन सी जो 4 मार्क्स की थी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि कोई 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप एक्सप्लेन करके दे दो। तो एक प्रिंसिपल था अकाउंटिंग आइडेंटिटी प्रिंसिपल, सेकंड था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, थर्ड था गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। अकाउंटिंग आइडेंटिटी प्रिंसिपल को हम बिजनेस आइडेंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, मेंबर की अपनी, ओनर की अपनी आइडेंटिटी होती है। मतलब जैसे अगर ओनर कोई पैसा विड्रॉल करता है बिजनेस से तो उसकी अपनी आइडेंटिटी है, तो इसलिए हम एंट्री डालते हैं ड्रॉइंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, क्योंकि ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग आइडेंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, वो एक सेपरेट इकोनॉमिक यूनिट है। वो आइडेंटिटीज जो एंट्रीज हैं अकाउंटिंग में, जो बिजनेस में जो एंट्रीज होंगी वो बिजनेस के अकॉर्डिंग होंगी, ओनर की एंट्रीज जो होंगी वो अलग होंगी। तो अकाउंटिंग आइडेंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस सेपरेट होता है ओनर से। सेकेंड हमारे पास आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। सिंपल वे में कहा जाए तो हमें कोई भी ट्रांसैक्शन जो होती है उसको मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड करना होता है। मीन टू से वो सारी ट्रांसैक्शन जिनको हम मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं उसी को ही हम बिजनेस में लिखेंगे। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यही कह रहा है कि वी हैव टू मेजर द ट्रांसैक्शन इन मॉनेटरी फॉर्म। जो फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन होगी वही हमने लिखनी है, क्योंकि वही एक्यूरेट होती है, वही रिलायबल होती है, वही कंपेरेबल होती है। तो ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है। थर्ड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, मेंबर के साथ या ओनर के साथ इसकी आइडेंटिटी को फर्क नहीं पड़ता। मेंबर आएंगे जाएंगे, बिजनेस को फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस कंटिन्यूटी में चलता रहता है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन था कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। मैंने फॉर्मेट बनाया सीरियल नंबर ट्रांसैक्शन एसेट्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। तो सबसे पहले मोहम्मद गुलाम स्टार्टेड ए बिजनेस विद 1 लाख रुपीज़। तो मोहम्मद गुलाम ने बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपए के साथ। तो मैं लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1 लाख रुपीज़ कैश में लिखा और 1 लाख रुपीज़ कैपिटल में लिखा। सेकंड थी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट में परचेज किए तो हमारे पास स्टॉक बढ़ गया और यहाँ से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर्स आ गए यहाँ पे। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, तो इसका मतलब स्टॉक बढ़ा और कैश कम हो गया। तो मैंने 20,000 रुपीज़ स्टॉक में ऐड कर दिया और 20,000 रुपीज़ कैश में से माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास न्यू इक्वेशन आ गई। ऐसे आपने फर्स्ट इक्वेशन न्यू इक्वेशन लिखनी है साथ साथ। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब गुड्स हमने सोल्ड किए कैश से तो हमारा स्टॉक कम हो गया, कैश बढ़ गई। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। इस तरीके से क्वेश्चन करना था। ये 2024 का पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद असलम परचेज मशीनरी फॉर 1 लाख रुपीज़। मोहम्मद असलम ने मशीनरी परचेज की 1 लाख की 1 अप्रैल 2020 को। डेप्रीशिएशन 10% पर एनम थी। रिटर्न डाउन मेथड, एक्सपेक्टेड लाइफ जो है मशीन की वो 4 ईयर्स है एंड विल रिलाइज रुपीज़ 10,000 एज स्क्रैप। हमें इसका मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने मशीन 1 लाख रुपीज़ की परचेज़ की है। कब की थी? 1/4/20 को। फिर 31/3/21 को डेप्रीसिएशन पड़ेगी 10,000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज़ होता है। अमाउंट हमारे पास कैरी डाउन में आ जाएगा 90,000 रुपीज़। फिर यही कैरी डाउन हमने ब्रॉ डाउन किया 1/4/21 को 90,000 रुपीज़। अब 10% डेप्रीसिएशन चार्ज होगी तो अमाउंट हो जाएगा 9,000 रुपीज़। तो बैलेंस कैरी डाउन में आ जाएगा 81,000 रुपीज़। अब ये ब्रॉ डाउन कर दिया। फिर डेप्रीसिएशन पड़ेगी 10% 8,100 रुपीज़। फिर हमारे पास जो बैलेंस कैरी डाउन बचेगा वो 72,900 रुपीज़ बचेगा। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न डाउन मेथड है। यहाँ पे जो बैलेंस ब्रॉ डाउन होगा उसी पे डेप्रीसिएशन पड़ेगी। फिर हमारे डेप्रीसिएशन जो होगी वो 72,900 रुपीज़ में आएगी।
दैट इज 7290। अब देखना है कि 31/3/24 को इस मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई थी। तो वह मैंने निकाल दिया वर्किंग नोट में कि हमारे पास जो बुक वैल्यू थी उसकी 72900 थी, जिसमें डेप्रिसिएशन पड़ी 7290। तो इसकी जो बुक वैल्यू एक्चुअल रहेगी वो रहेगी 65610। अब हमने सोल्ड कितने की थी, मतलब स्क्रैप में कितने की दिया, 10,000 रुपीज़ का। वो 10,000 रुपीज़ में लेस किया तो लॉस हो गया 55,610। तो 55,610 मैंने लॉस में लिख दिया। ये क्वेश्चन ऐसे करना था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमें स्ट्रेट लाइन मेथड के मेरिट्स पूछे क्यों हुए। तो स्ट्रेट लाइन मेथड सिंपल होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो एसेट्स की वैल्यू होती है वो कम्प्लीटली राइट ऑफ हो जाती है। एसेट्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें प्रॉफिट कंपेयर करना आसान होता है क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होती है, और एसेट्स की यूजफुल लाइफ को भी हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन जो होती है वो कांस्टेंट बेसिस पे पड़ती है। तो ये कुछ हम 4-5 पॉइंट्स लिख सकते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला गया हुआ था। तो आसान क्वेश्चन था ये, हमें स्टॉक दिया था। तो ये हमें पता है कि डेबिट साइड आता है ट्रेडिंग अकाउंट के। परचेज दी थी, हमें पता है डेबिट साइड आती है ट्रेडिंग अकाउंट के। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल रिटर्न, ये क्रेडिट साइड आएगी, सेल्स में से लेस हो जाएगी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं डेबिट साइड। बैड डेट्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आते हैं डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है डेबिट साइड। पोस्टेज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है डेबिट साइड। स्टेशनरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आती है डेबिट साइड। सेल्स क्रेडिट साइड आती है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ये क्रेडिट बैलेंस दिया है तो डिस्काउंट और कमीशन भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। और बैलेंस शीट में भी आएगा, पर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं है तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो सेम में लिखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मोहन लाल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। तो यहाँ पे लिखा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, जो मैंने बताया था आपको कौन कौन सी एंट्रीज कहाँ पे आएंगी, तो वही लिखा। फिर सेल्स में से रिटर्न लेस की, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,51,000। अब 1,51,000 को मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया। डिस्काउंट, कमीशन लिखा, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, पोस्टेज, स्टेशनरी, ये सारे एक्सपेंस थे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 1,48,000। अब हमें पता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेम्स। तो इसी रूल को फॉलो करके हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट में हमें पता है डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो आपने इस तरीके से इसको बनाना है, बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस पूछा गया हुआ था। तो बुक कीपिंग का हमें पता है कि जो स्कोप होता है वो लेस होता है, अकाउंटिंग का स्कोप मोर होता है। बुक कीपिंग जो है पार्ट है अकाउंटिंग का, पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर इसको आसान तरीके से देखा जाए तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग क्लैरिकल इन नेचर होता है, अकाउंटिंग एनालिटिकल नेचर होता है। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है। बुक कीपिंग में लिमिटेड नॉलेज चाहिए होती है, अकाउंटिंग में हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए होती है। बुक कीपिंग में जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है खाली सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसैक्शन का होता है, मगर अकाउंटिंग में हमें क्या करना पड़ता है, नेट रिजल्ट निकालना पड़ता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बतानी पड़ती है। बुक कीपिंग में हम करते क्या हैं, बुक कीपिंग में खाली फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन की जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांसैक्शन होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और क्लासीफाई करते हैं लेजर में। बट जो समराइजिंग का काम होता है, एनालाइजिंग का काम होता है, इंटरप्रेटिंग का काम होता है या कम्युनिकेटिंग का काम होता है वो अकाउंटिंग का करते हैं। मतलब बुक कीपिंग हम कह सकते हैं लोअर लेवल वर्क है, ये हायर लेवल वर्क है, ठीक है। इसका मतलब जो टैक्स अथॉरिटी है, जो टैक्स सिस्टम होगा वो अकाउंटिंग से पता चलेगा, बुक कीपिंग से नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक कीपिंग का मीनिंग और इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे, इसके साथ और आया हुआ था। तो बुक कीपिंग अभी मैंने आपको बताया, इसके ऑब्जेक्टिव्स वही आगे, फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उनको रिकॉर्ड करना, बुक्स को मेंटेन करना और लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करना, क्लासीफाई करना, ये इसके हम ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था ट्रायल बैलेंस। 19th क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस बनाना है। सेल्स दिए, कैपिटल दिए, क्रेडिटर्स दिए, परचेज दिए, मशीनरी दिए, सैलरीज दिए, क्लोजिंग स्टॉक दिए, कैश दिया, बैंक दिया है। अब जब हमें परचेज दी होती है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना होता है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक उसमें एडजस्ट होता है, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना था।
तो रूल फॉलो करेंगे, CLEAR। कैपिटल क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, एसेट्स डेबिट होते हैं, रेवेन्यू क्रेडिट होता है। तो वही मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया, सीरियल नंबर, लेजर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। तो सेल्स इनकम है तो क्रेडिट साइड आएगी, कैपिटल हमें पता है क्रेडिट साइड आती है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है क्रेडिट साइड आते हैं, परचेज, मशीनरी, सैलरीज, कैश, बैंक, ये सारा डेबिट साइड आएगा। फिर टोटल किया तो देखा कि हमारा क्रेडिट साइड पे बैलेंस कम आ रहा था, तो वो हमने सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया। ठीक है बच्चे, तो इसको ऐसे करना था हमने। इसके साथ ट्रायल बैलेंस का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स आए थे। तो ट्रायल बैलेंस का मीनिंग मैंने बताया आपको कि ट्रायल बैलेंस का मेन काम जो होता है वो सिर्फ एक रफ वर्क बनाना होता है कि जो लेजरें बनी है वो सही बनी है कि नहीं बनी है। ठीक है, तो इसको सिर्फ इसमें 2 कॉलम्स होते हैं, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। जो लेजर होती है उसकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हमें ये ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि इसको एरर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं उनको रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है, और लेजर बैलेंसेस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन आया था। ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमें पता है कि 3 कॉलम होंगे इसमें। एक हमारे पास कॉलम होगा डिस्काउंट का, एक कैश होगा, बैंक का होगा, डिस्काउंट, कैश, बैंक। तो मैंने वही लिखा, सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो ये हमारे डेबिट साइड आएंगे। तो टू बैलेंस बैकडाउन 10,000, 20,000। फिर रिसीव कैश फ्रॉम रहीम 10,000 रुपीज़, अलाउड हिम डिस्काउंट 100 रुपीज़। तो कैश रिसीव किया रहीम से 10,000 रुपीज़, डिस्काउंट दिया उसको 100 रुपीज़, ये डिस्काउंट में लिख दिया टू रहीम। फिर डिपॉजिट 15,000 इनटू बैंक, तो बैंक बड़ा, कैश कम होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो बैंक में हम टू कैश अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पे कैश लेस कर देंगे बाय बैंक अकाउंट। फिर नेक्स्ट पेड 2,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 2,100। तो हमने किसी को 2,000 रुपीज़ पे किए, देने 21,000 रुपीज़ थे, 100 रुपीज़ डिस्काउंट में शो कर देंगे बाय इमरान। किसको करना था? इमरान को। रिसीव फ्रॉम कैश सेल 20,000 रुपीज़, तो कैश सेल है मतलब पैसा आया हुआ है, तो टू सेल्स कैश में इसको ऐड कर देंगे। पेड परचेजेस बाय चेक्स 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ से हमने इसकी कोई गुड्स परचेज किए होंगे चेक के थ्रू, तो मैंने यहाँ बाय परचेज लिखा, 20,000 रुपीज़ यहाँ पर लिख दिया। फिर ड्रू फ्रॉम बैंक 1,000 रुपीज़ फॉर ऑफिस यूज़, तो ऑफिस यूज़ हो गया तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, इसका मतलब कैश बढ़ी, बैंक कम हो गया, तो मैंने बैंक में से लेस कर दिया, ये कॉन्ट्रा एंट्री लिखा यहाँ पे बाय कैश, और यहाँ पे टू बैंक कैश में ऐड कर दिया। फिर एंड 1,000 रुपीज़ फॉर पर्सनल यूज़, ड्राइंग हो गया, कैश कम होगी, बाय ड्राइंग लिखा, यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। फिर टोटल किया बच्चे, यहाँ पे 41,000 आया, यहाँ पे 35,000 आया, तो हमने माइनस किया, तो बैलेंस का एड डाउन जो आया क्रेडिट साइड 31 मार्च को वो आ गया 24,000 कैश का, और बैंक का 13,000। तो यही अमाउंट हमने यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर दिया। तो इसमें भी हमने वही रूल फॉलो करना है, जो कैश या बैंक आएगा वो डेबिट साइड लिखना है, और जो कैश और बैंक जाएगा वो हमने क्रेडिट साइड लिखना है। अगर दोनों एंट्री आ जाएंगी तो वो कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। फिर इसके साथ आपका क्वेश्चन था मीनिंग एंड यूसेज ऑफ लेजर, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर। अब इसकी एडजस्टमेंट पूछी गई हुई है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। जैसे पूछा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें पता है ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड हो जाता है, और बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। तो हमें लिखना है इट इज़ शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एडिड टू देयर रिस्पेक्टिव एक्सपेंस इन डेबिट साइड एंड शोन इन दी लाइबिलिटी साइड एज ए करंट लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट। तो इस तरीके से आपने इसकी लैंग्वेज भी बनानी होती है। जैसे लिखो प्रीपेड एक्सपेंस, फिर उसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस की, तो हमें पता है प्रीपेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से लेस हो जाता है, और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड आता है एज एन करंट एसेट्स। फिर एक्यूर्ड इनकम हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड अपनी रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड हो जाती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये एसेट साइड आ जाते हैं, क्योंकि एक्यूर्ड इनकम होती है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो ये एसेट हो गई हमारे लिए। क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड शो करता है एज एन करंट एसेट्स। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट भी करना है, और अगर आपने इसको अकाउंट्स में शो करना है तो इस तरह आप शो कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट लगा तो यहाँ लिखा ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस,
तो उसको बैलेंस शीट में शो कर दिया मैंने लाइबिलिटी साइड। उससे प्रीपेड एक्सपेंस को मैंने लेस कर दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड शो कर दिया। ठीक है, फिर उसी जगह एक्यूड इनकम को मैंने ऐड कर दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट में ये एक्यूड इनकम में एसेट साइड आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, और बैलेंस शीट में ये हमारे एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। इसके साथ बच्चे और वाला क्वेश्चन था, वो था कि फॉर्मेट बनाना है बैलेंस शीट का इमेजिनरी फिगर्स लेकर। तो हम कोई भी इमेजिनरी फिगर्स लेकर उसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना सकते थे, जैसे मेरे बनाया हुआ है। तो हमें बैलेंस शीट आनी चाहिए, इमेजिनरी फिगर्स लेकर फॉर्मेट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे जो था वो था हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर दी बैंक स्टेटमेंट, BRS का क्वेश्चन था। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। तो हमें क्या दिया गया हुआ था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ था पासबुक का। नाउ वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दी कैश बुक। अब हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग, तो अगर हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस होगा। फिर चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, तो कैश बुक में हमने इशू कर दिया तो माइनस ही करेंगे। डिविडेंड ऑन शेयर कलेक्टेड बाय बैंकर्स, तो बैंक ने डिविडेंड जो था कलेक्ट किया था, तो वो हमारी पासबुक में प्लस हुआ होगा, पर कैश बुक में वो माइनस ही शो कर रहा होगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक में से इंटरेस्ट चार्ज हो गया था पर कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसका मतलब कैश बुक में प्लस ही शो कर रहा होगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया पर कैश बुक में प्लस था तो हम प्लस ही करेंगे। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक चार्जेस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए थे, इसका मतलब बैंक ने माइनस कर दिए थे तो हमने माइनस नहीं किया था, हम प्लस ही शो करेंगे। फिर कंज्यूमर या कस्टमर डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू द बैंक ड्रॉन नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा बैंक में जमा करा दिया था, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इसका मतलब कैश बुक में वो माइनस शो कर रहा होगा, तो माइनस में लिखेंगे। तो वही बच्चे मैंने लिखा यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, पहली 3 आइटम्स हमने माइनस में की थी, 17,000, 2200 और 2300, फिर प्लस 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 एंड माइनस। तो बच्चे मैंने प्लस 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 और माइनस किया। फिर उसके बाद देखा कि बैलेंस कहाँ पे आ रहा है, बैलेंस मेरा डेबिट साइड मतलब क्रेडिट साइड आ रहा है, क्योंकि पासबुक की पॉजिटिव साइड क्रेडिट साइड होती है, तो बैलेंस मेरा क्रेडिट साइड आया, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ गया। तो मैं लिखा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 18,500, ये क्वेश्चन ऐसे करना था। इसके साथ जो और दिया गया हुआ था बच्चे, वो लेजर का और था। जैसे मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया था डेबिट साइड, तो मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दूंगा इसको। फिर गुड्स सोल्ड टू मोहम्मद इस्लाम, तो मुझे बनाना क्या था, मोहम्मद इस्लाम का अकाउंट बनाना है, तो हमने गुड्स सोल्ड किए मोहम्मद इस्लाम को, तो एंट्री आई होगी मोहम्मद इस्लाम टू सेल्स, तो मोहम्मद इस्लाम डेबिट है, डेबिट ही करेंगे, टू सेल्स लिख देंगे। इसी तरीके से इसका अकाउंट बनाना था, जैसे रिसीव कैश फ्रॉम मोहम्मद इस्लाम, तो कैश टू मोहम्मद इस्लाम आया होगा, तो मोहम्मद इस्लाम क्रेडिट था, क्रेडिट ही करेंगे, टू बाई कैश लिखेंगे। फिर डिस्काउंट अलाउड टू मोहम्मद इस्लाम, तो डिस्काउंट अलाउड टू मोहम्मद इस्लाम आया होगा, तो मोहम्मद इस्लाम क्रेडिट है, क्रेडिट ही करेंगे, नाम डिस्काउंट का लेंगे। फिर गुड्स रिटर्न बाय मोहम्मद इस्लाम, मतलब सेल रिटर्न होगी, तो सेल रिटर्न टू मोहम्मद इस्लाम, तो मोहम्मद इस्लाम क्रेडिट है, क्रेडिट ही करेंगे, सेल्स रिटर्न ले लेंगे। फिर चेक रिसीव फ्रॉम मोहम्मद इस्लाम, तो अगेन बैंक टू मोहम्मद इस्लाम, तो मोहम्मद इस्लाम को क्रेडिट ही करेंगे, नाम बैंक का लेंगे, क्योंकि मेरे को मोहम्मद इस्लाम का अकाउंट बनाना है। तो इस तरीके से मैंने मोहम्मद इस्लाम का अकाउंट बनाया बच्चे। बाय कैश, डिस्काउंट अलाउड, सेल रिटर्न, बैंक, यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन और सेल्स लिखा। तो फिर देखा कि मेरे पास 31 मार्च को बैलेंस बच रहा है 9,000 रुपीज़, तो क्रेडिट साइड बैलेंस कम आ रहा होगा, तो वहाँ पे 9,000 रुपीज़ लिखा, फिर उसी अमाउंट को हमने ब्रॉट डाउन कर दिया 1 फेब को। ये क्वेश्चन ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया हुआ था। अब मुझे ओपनिंग स्टॉक दिया है, मुझे पता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है, परचेज सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ड्राइंग बैलेंस शीट में आती है, फर्नीचर बैलेंस शीट में आता है, इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है, कमीशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है, डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है, सैलरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आती है, इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आती है, वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, बिल्डिंग बैलेंस शीट में आती है, बिल रिसेबल बिल पेबल बैलेंस शीट में आता है, डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट में आता है, पोस्टेज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आती है, कैश बैलेंस शीट में आती है, पर कैश यहाँ पे कहाँ दी है, क्रेडिट साइड दी है, इसका मतलब बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड आएगी इस बार। फिर इसकी एडजस्टमेंट दी थी, क्लोजिंग स्टॉक दिया था हमें, तो हमें पता है ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस में से लेस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड आ जाएगा। फिर वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजिस में ऐड हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, और प्रॉफिट और बैलेंस शीट में ये
लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। कमीशन रिसीव इन एडवांस, इसको हम अनअर्न्ड कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है, या कमीशन रिसीव बट नॉट अर्न भी बोलते हैं। तो इसका मतलब कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कमीशन में से क्रेडिट साइड लेस हो जाएगी और बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड आ जाएगी। वही बच्चे मैंने लिखा जैसे मैंने बताया आपको, ओपनिंग स्टॉक, परचेस लेस रिटर्न, वेजिस में आउटस्टैंडिंग वेजिस ऐड की, सेल्स लेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,42,000। 1,42,000 मैंने ब्रॉड डाउन कर दिया। फिर कमीशन में से एडवांस वाली कमीशन लेस की, इंटरेस्ट हमें क्रेडिट साइड दिया था तो हमने क्रेडिट साइड लिखा है। फिर डिस्काउंट, सैलरी, इंश्योरेंस में से प्रीपेड इंश्योरेंस लेस की, पोस्टेज लिखा, तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 96,000। फिर मैंने बैलेंस शीट बना दी, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड किया, अमाउंट ये आया, ड्राइंग लेस कर दी, अमाउंट बाहर लिखा, बिल पेबल अमाउंट बाहर, कमीशन रिसीव इन एडवांस लाइबिलिटी होती है, अमाउंट बाहर, क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज़, कैश ओवरड्राफ्ट दी थी, लाइबिलिटी थी 46,000 बाहर लिखा, वेजिस आउटस्टैंडिंग बाहर लिखा, फर्नीचर, बिल्डिंग, बिल रिसेबल, डेटर्स, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे हमारे एसेट्स में आ गए, ये एसेट साइड आ गए। बाद में मेरा आंसर इक्वल आ गया, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया। इसके साथ जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में बताती है, कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में बताती है कि फाइनेंस कैसे एनालाइज करेंगे हम। तो इसके यूसेस हो जाते हैं कि हमें फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है, हमने क्रेडिट ऑब्टेन करना होगा पता चल जाता है, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, हमें पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है। तो बहुत सारे इसके पॉइंट्स जो है हम लिख सकते हैं। तो आई होप ये आपको जो वीडियो समझ आई होगी, या हमने 2024 का पेपर डिस्कस किया था सेट एक्स। थैंक यू स्टूडेंट।